संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। जब भारत आजाद हुआ था 15 क्या है, अगस्त है ना, 15 अगस्त 1947 को, तब मैं 12 बरस और 4 महीने का था। इतना ही लंबा था जितना आज हूँ, उसके बाद बड़ा नहीं हूँ। और लोग मुझे 15-16 वर्ष का ही समझते थे, 12 वर्ष का नहीं समझते थे। था तो दुबला पतला, लेकिन जो समझ थी वो पूरी तरह देश के संदर्भ में थी। इसकी वजह से जो विचार थे, जो मैं उन्हें उस वक्त भी व्यक्त करता था, भाषण देता था, तो उससे लोग मुझे अधिक उम्र का समझते थे। 15 अगस्त पहले, 47 के पहले ही 4-5 साल पहले से मैं बहुत अच्छी तरह से सारे देश की परिस्थिति से परिचित था। कितनी बुरी हालत थी उसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हैं। खाने को अनाज नहीं मिलता था, पहनने को कपड़े नहीं मिलते थे, हर चीज़ कंट्रोल से प्राप्त होती थी। एक कुर्ते का कपड़ा भी अपने राशन कार्ड पर मिलता था। और मुझे याद है कि एक कुर्ता का कपड़ा लेने जाओ तो वो 8-10 मीटर कपड़ा रद्दी सद्दी जो किसी काम का नहीं है, वो दुकानदार वो भी पकड़ा देता था, इसको साथ में लोगे तो मिलेगा। ख्याल में है ना। और खाने के लिए गेहूं नहीं मिलता था, तो अमेरिका से PL 480 करके एक गेहूं आता था, जो हिंदुस्तान में अपना गेहूं मिलता है उससे बिल्कुल काला कलूटा और एकदम ऐसा खराब देखने में कि जैसे घास भी गाय भैंस भी नहीं खाएगी। लेकिन अमेरिका ने हमको फ्री में दे दिया है, और इसलिए अब क्या करें, उसके अलावा खाने को कुछ नहीं है। हमारे विद्यालय छात्रावास में हम रहते थे। ये 15 अगस्त का दिन हमें मुरैना विद्यालय में हम थे, तब उस वक्त आया था। और उस वक्त भी हम झंडारोहण में गए थे, सब काम में शामिल हुए थे। तो वहाँ गेहूं खरीदने की स्थिति नहीं थी, मिलता ही नहीं था। तो चने की रोटी हमारे यहाँ बना के विद्यार्थियों को दी जाती थी और हम उसका बहुत विरोध करते थे। यदि गेहूं 1 रुपये का 4 किलो आता था तो चना 10 किलो आता था। माने गेहूं से दालों का भाव बहुत सस्ता था और गेहूं महंगा था। इसलिए हम ये कहते थे कि पैसे की वजह से ये हमको चना खिलाया जा रहा है, हमारे पेट में दर्द होता है, दस्त लग जाते हैं। और इस तरह हम सब विद्यार्थी लोग भी ज़रूरत पर होती थी तो हड़ताल भी करते थे। यानी वो आंदोलन का ज़माना था ना, और आंदोलन से जब देश आज़ाद हो गया है तो हमारी छोटी सी समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। बराबर पूरा उससे हम लोग परिचित थे और बराबर उसके प्रति सक्रिय थे। आज उल्टा है। गेहूं जिस भाव मिलता है, चने और दालों का भाव उससे 4 गुना है, उससे भी ज़्यादा है। ज़्यादा मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ज़्यादा है। मेरे एक मित्र हैं जिनको उनके पिताजी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि पंडित की उपाधि दी थी। खुरई में धर्मेंद्र सेठ हैं, उनके पिताजी थे। और उनके यहाँ बहुत खेती थी और खेती के आधुनिकतम साधन उन्होंने जुटा रखे थे, इसलिए पैदावार भी बहुत होती थी। और उस वक्त जो किसान ज़्यादा पैदावार करके बताएगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा अनाज देगा, उसको समझ लीजिए 15 अगस्त के समय पर सम्मान किया जाता था और कृषि पंडित की उपाधि से सम्मानित किया जाता था।
वो उन्हें मिला था। उनसे हमारे घरों के संबंध थे, बिल्कुल घर जैसे ही अभी भी हैं। मैंने उनसे पूछा, धर्मेंद्र सेठ से, अभी परमात्मा की उम्र के होंगे वो, कि भाई हम जब भारत आज़ाद हुआ था और जब तुम्हारे पिताजी को कृषि पंडित की उपाधि मिली थी, तब चना 1 रुपये का 10 किलो आता था और गेहूं 4 किलो, और आज ये उल्टा कैसे हो गया? दालें इतनी महंगी क्यों हो गई? अभी आजकल क्या भाव है मुझे पता नहीं है, समझे ना, लेकिन गेहूं से कम 5-6 गुनी अधिक महंगी हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो उनने जो कारण बताया वो भी समझने जैसा है। उनने कहा कि हमारे यहाँ बहुत खेती होती है, तो खेती को काटने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। तो जहाँ के लोग जो गरीब किसान थे, वे चैत के महीने में हमारी फसल काटने के लिए आते थे, बुंदेलखंड के उस गरीब एरिए से, तो हमारी फसल कट जाती थी। फिर धीरे धीरे देश में समृद्धि आई तो उन लोगों का आना बंद हो गया। अब हमारे पास फसल काटने के लिए कोई नहीं है। हम खेत के खेत, गांव के गांव बो दें लंबी चौड़ी, लेकिन काटे कौन? तो गेहूं के मामले में तो ऐसी मशीनें आ गई हैं कि हम मशीनों से फटाफट काट लेते हैं। लेकिन दालें जैसी पैदा होती हैं, आप जानते चना वगैरह कैसे पैदा होते हैं, उनको मशीनों से नहीं कट सकते, उन्हें वो चेतुआ ही चाहिए। इसलिए हम लोगों ने धीरे धीरे वो दालें पैदा करना बंद कर दिया, बोना बंद कर दिया, और गेहूं ही ज़्यादा बोने लगे। गेहूं बहुत हो गया, विदेश भी हम भेज सकते हैं, इतनी मात्रा में हो गया, इसलिए गेहूं सस्ता हो गया। दालें कम हो गई, अब विदेशों से हम दालें मंगानी पड़ती हैं आज भी, इसलिए दालें महंगी हो गई। मैं ये बात आपको क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ कि देश में क्या परिस्थिति थी और किस तरह से परिवर्तन आया। आज कपड़े के तो कितने सब आप लोगों को उपलब्ध हैं, एक एक के पास 10-10, 20 जोड़ी कपड़े तो साधारण लोगों के पास हैं, और ये कपड़े फटते ही नहीं हैं। हमारे तो फटते हैं, हमारी खादी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों के कपड़े तो फटते ही नहीं हैं, ऐसे ही के ऐसे फेंकना पड़ते हैं आपको। एक्सपायरी डेट लिख लेते हैं इस पर, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, भाई बदल दो इसको, अब दूसरा पहन लो। रोडों की और रेलवे की क्या हालत थी आप कल्पना नहीं कर सकते। रेल के डब्बे में प्रवेश करना बहुत मुश्किल काम था। तार आदमी पकड़कर खिड़की में से ऐसा घुसेड़ते थे, गेट तो खुलता ही नहीं था। क्यों नहीं खुलता था? कि गेट के पास तो 50 आदमी खड़े रहते थे, वे हिले तो गेट खुले, और खिड़की में से उल्टे सीधे अंदर गिरते थे, वहाँ खड़े होने को जगह नहीं मिलती थी। ऐसे हम कई दफ़े अपने गांव से और विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, तो ऐसे गए। हमारे पिताजी जाते थे स्टेशन पर भेजने, और 2-4 आदमी साथ में, और वो हम लोग को इस तरीके से, इतनी भीड़ होती थी, इतनी आप कल्पना नहीं कर सकते। सारे कपड़े खराब हो जाते थे, फट जाते थे, इस तरह की यात्रा थी। तो वो हमने रेल की यात्रा भी देखी है, और सारे दृश्य, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर थे, मुरैना एक जिला था, बहुत उपजाऊ वहाँ ज़मीन है और बहुत बढ़िया पानी है। आज आप जाएंगे तो आज यहाँ आप 2 रोटी खाते हैं, वहाँ जाते ही 2 दिन में आप 6 रोटी खाने लगेंगे, इतना बढ़िया पानी है। क्या स्वास्थ्य के लिए इतने अच्छा पानी है मुरैना का। तो वहाँ हम जाते थे, और वो समृद्ध एरिया था, मतलब उसमें वहाँ कोई कमी नहीं थी। फिर भी जो सारे देश में तकलीफ़ें थी, वो तकलीफ़ें तो थी ही। और आज हम जो देखते हैं वो इतना बड़ा अंतर आप लोगों ने नहीं देखा। आप लोगों ने तो एक बस आज़ाद भारत की यही तस्वीर देखी है, 4 साल 6 साल पहले की देखी होगी,
कि अभी देखी होगी, उसमें कोई ज़्यादा इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, हैं जितना परिवर्तन इन 60-70 वर्ष में, कौन सा 73वां है ना स्वतंत्रता दिवस, तो हमने 73 स्वतंत्रता दिवस पूरे होश हवास के में देखे हैं। और निरंतर किस तरह से देश की प्रगति हुई है, गति हुई है, और जिन लोगों का क्या काम है, गांधी नेहरू लोग जो थे उस वक्त के, जो सभी नेता करीब करीब मैं 100 के नाम गिना सकता हूँ, एकदम तपस्वी लोग थे। बेईमानी, कोई घूस लेना या और किसी तरह की कोई चीज़, उनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज क्या नेतृत्व वर्ग उनके सामने समझ लो जूतियों के बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। वो ऐसे तपस्वी लोग थे, जब उनके बारे में कुछ भी कहा जाता है, और हमने वो सब देखा है, उन लोगों को नज़दीक से भी देखा है। मुझे याद है कि मुरैना में जयप्रकाश नारायण आए थे और उनने भाषण हुआ था, उस भाषण में हम लोग गए थे। नेहरू जी आते थे, कहीं जाते थे, हम जाते थे भाषण में सुनने। तो वो समझा रहे थे सब लोगों को कि हम लोग पूंजीपतियों के विरोध में हैं, हम गरीब जनता के साथ हैं। लेकिन वो सारा एरिया व्यापारियों का एरिया था, बाजार था, उन सब की दुकानें थीं और वे व्यापारी ही सब सभा में बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक बात कही कि आप लोग समझते हो कि आप पूंजीपति हो और हम आपके विरोध हैं। आप काहे के पूंजीपति हो? 4x4 की दुकान आपके पास हो गई और 8x8 का कमरा रहने को मिल गया तो आप पूंजीपति हो गए? अरे हम तो टाटा बिरला जैसे लोगों की बात करते हैं। हमने जो पूंजीपतियों के विरोध में हैं तो तुम्हारे विरोध में नहीं है। जहां जिन्हें गरीब लोग कहते हैं तुम तो सब उनमें ही आते हो, यानी उस वक्त ये समझाना पड़ता था, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग था, जिसकी पान की भी दुकान थी, वो ये समझता था कि ये पूंजीपतियों का विरोध माने दुकानदारों का विरोध, व्यापारियों का विरोध है। और व्यापारियों को बहुत तकलीफ है। इंस्पेक्टर राज चलता था, इतना यदि गांव में इंस्पेक्टर आ जाता था तो पूरा बाजार खाली हो जाता था, लोग दुकानें बंद कर करके भाग जाते थे, पता नहीं चला कहाँ गए। वो इंस्पेक्टर को कोई मिलता नहीं था। क्यों? आगे परेशान करेगा और कुछ ना कुछ घूस लेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसी धारणा थी। और बराबर हर जगह खलबली मच जाती थी। यहाँ पता लगता था कि कोई आया है इंस्पेक्टर, तो एकदम बाजार में आदमी घूम जाता था, इंस्पेक्टर आ रहा है, फटाफट फटाफट सारा बाजार बंद हो जाता था। ये सारे दृश्य हमने अपनी आंखों से देखे। इसलिए हमको तो आज इस देश में जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी लगती है। हमने बहुत तरक्की की है और इन 70 वर्ष में जिन लोगों ने भी काम किया है उन सभी का ये योगदान है। क्योंकि जिन लोगों ने काम नहीं किया, बेईमानी की, बदमाशी की, उनसे तो कुछ तरक्की हुई ही नहीं है ना। उनने तो देश को नीचे गिराने में ही काम किया है ना। ये तरक्की जो है वो उन करने वाले लोगों में ही है। और हर पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग, नेतृत्व था, बहुत ईमानदार लोग थे ऊपर से, जो देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। तो इसलिए ये स्वतंत्रता दिवस जब हम उन दिनों से तुलना करके देखते हैं तो स्पष्ट रूप से हमको बहुत बहुत हम तरक्की में आए हैं। और अब देश निरंतर और तरक्की करेगा। जो लोग काम करेंगे तो तरक्की तो होगी, अब तो ऑटोमेटिक भी होगी। कैसे? एक गांव में तरक्की होती है, 5 साल पहले एक पक्का मकान नहीं था, सब कच्चे मकान थे। और आज हम जाके देखते हैं तो आधा गांव पक्के मकानों वाला हो गया। तो इसमें जाके किसी नेता ने वहाँ कुछ मकान बनाए हैं? गवर्नमेंट ने किसी को कुछ पैसा दिया है?
लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है तो उनने भी अपने पुराने घर तोड़ तोड़ के सीमेंट कंक्रीट के मकान बनाए हैं। उन्होंने अपने आप अपनी तरक्की की है और वो तरक्की दिख रही कि देखो सारा गांव पक्का हो गया। जो सड़क बनाई है वो तो जरूर हमारी गवर्नमेंट ने, म्यूनिसिपैलिटी ने, जो भी है उसने बनाई है, लेकिन घर थोड़ी उसने बनाए हैं। तो सारे देश में आप जाओ, किसी भी गांव में आज चले जाओ तो कितना कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। जहाँ जाओ, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, ये रही हैं, ये रही हैं, वो सब जनता कर रही है। माने अब तो जनता ही करेगी तरक्की। यदि देश में 5 साल तक बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से कायम रहे, हम किसी विदेशियों से जबरदस्ती लड़े नहीं, ये अणुबम एटम बम बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं करें, तो देश अपने आप तरक्की कर रहा है। आपको मालूम है जब सन 62 की बात होगी, सन 62 में चाइना का और हिंदुस्तान का झगड़ा हुआ था। उसके पहले नेहरू जी की ये नीति थी कि हम सेना पर ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, हम देश के विकास पर ज़्यादा खर्च करेंगे, हम सबसे ज़्यादा बांध बनाने में लगाएंगे। गांव-गांव में जहाँ जिस नदी पर बांध बन सकता है तो पानी का जो दुरुपयोग होता है, बह जाता है समुद्र में, वो पानी को रोकेंगे, उससे खेती होगी तो अनाज पैदा होगा तो लोगों को खाने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा उनका ध्यान बांधों के बनाने पर था और उसमें अरबों रुपए लगते थे और इंजीनियर लोग विदेश के से लाना पड़ते थे। जैसे भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में बना, वहाँ के मुख्यमंत्री थे कैरो, प्रताप सिंह कैरो नाम था उनका, और वो बहुत दबंग आदमी थे और उनके नेतृत्व में वो बांध बन रहा था जिसमें लाखों बीघा जमीन उपजाऊ हो जाएगी और अनाज हमारे सारे देश को प्राप्त होगा, और आज प्राप्त हो रहा है। और सारे इंग्लैंड से और बाहर से बड़े बड़े इंजीनियर आए थे, क्योंकि उन्हीं के दिमाग में इतना बड़ा बांध बनाने की थी। यहाँ तो हिंदुस्तान में तो कोई आदमी था ही नहीं हिंदुस्तान का कि जो इस तरह के बांध बनाने का की शिक्षा जिसको प्राप्त हुई है। तो वे लोग आए थे, अंग्रेज लोग, और वो बनाते थे और प्रताप सिंह कैरो उसको हैंडल करते थे। तो लोगों ने बहुत हो हल्ला किया कि प्रताप सिंह कैरो बहुत बेईमान है और वो बहुत पैसा खाता है, ये ऑफिसर लोग बहुत पैसा खाते हैं। और नेहरू जी के पास एक डेपुटेशन गया, उनसे सारी शिकायत की और वहाँ आंदोलन भी होते थे। ये कहा गया कि हमारे पंजाब को स्वतंत्र कर दो, पंजाब अलग देश बनेगा, जैसे कश्मीर वाले कहते थे, पंजाब वाले भी कहते थे। हमको खालिस्तान बोलते थे, पाकिस्तान की जगह उन्हें एक खालिस्तान चाहिए। तो एक मास्टर तारा सिंह थे, उनने 60-70 दिन का आमरण अनशन किया था। वो 70 दिन हो गए थे, उनने कुछ खाया नहीं था, ऐसा कहा जाता था। अब गुपचुप कुछ खाते करते हों तो वो जाने, लोग शक भी करते थे। नेहरू जी ने कहा था कि देखो भाई, ऐसे तो जबरदस्ती में मानूंगा नहीं, तुम क्या समझते हो कि तुम पंजाबी हो? अरे मेरी माँ भी पंजाबी है। एक काश्मीरी पंडित थे ना, तो कश्मीर के पास पंजाब लगा हुआ है, तो मोतीलाल नेहरू ने शादी पंजाब की किसी लड़की से की होगी जिसके नेहरू जी थे। बोली मेरी माँ भी पंजाबी है, मैं ऐसी आसानी से, आखिर के वो मर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ देश में, और नेहरू जी ने वो काम किया। मेरे कहने का मतलब कि ऐसा नहीं था कि कोई भी कुछ भी कर दे। और हाँ, मैंने 22 दिन तक जो सारा पंजाब जिसके साथ था, तो उन्होंने इस तरह से उन समस्याओं का समाधान किया। जब सन 62 में चाइना का आक्रमण हुआ और हिंदुस्तान समझ लो एक तरीके से हारा, तो उस वक्त बहुत आलोचना हुई नेहरू जी की, और नेहरू जी एकदम टूट गए। और वो 2-3 साल में उनका तो स्वर्गवास भी हो गया, लेकिन वो उनसे बहुत टूट गए
और फिर उन्होंने बहुत बड़ा बजट वो बांधों के बनाने में से निकाल कर और सेना पर लगाया, सेना के विकास पर लगाया, सेना के लिए तैयारी की। तो उस वक्त सारे इंजीनियर डॉक्टर खाली हो गए, क्योंकि अब उनको कोई काम नहीं रहा। अब बांध बन रहे थे, ये हो रहे थे, तो सबको काम मिल रहा था। तो सब उस वक्त अमेरिका चले गए। जितने इंजीनियर इस देश में थे, डॉक्टर थे, सबसे पहले उस पीरियड में 62 से 65 तक लाखों लोग यहाँ से अमेरिका गए। उन्होंने अमेरिका के विकास में योगदान दिया। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। यहाँ से विकास का काम रुक गया और सेना का सारा खर्चा होने लग गया, विकास रुक गया। फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब तक देश में शांति नहीं रहेगी और लड़ाइयाँ हमारे माथे पे थोपी जाती रहेंगी, तो जितनी हम तरक्की करते हैं वो तरक्की एकदम लड़ाइयों पे खर्चा होने से रुक जाती है ना। और उससे फिर हम उसी संकट में पहुंच जाते हैं। फिर सन 65 में भी लड़ाई हुई, फिर सन 72 में भी लड़ाई हुई। तो इस तरीके से ये लड़ाइयाँ निरंतर हुई 2-3, उनमें हमारी रफ्तार थोड़ी विकास की कम हुई, लेकिन चलती रही। अभी तो बहुत दिनों से कोई ऐसी लड़ाई हुई नहीं है और अब होगी भी नहीं, क्योंकि अब तो पूरी तैयारी है अपने पास हिंदुस्तान के पास अब हथियारों का ढेर लग रहा है। ख्याल में आई ना। इसलिए वो कम खतरा है। और अब जितना भी हमारे पास जो काम होगा वो विकास का काम है। ये देश विकास करेगा और जनता अपने आप विकास करती है। मैंने बोला ना कि उनके पास पैसा होता है तो वे अपने मकान बनाते हैं, खेत खरीदते हैं, बढ़िया बढ़िया मशीनें खरीदते हैं, उन मशीनों से खेती करते हैं। फिर ये उत्पादन के जो आगे साधन बढ़ गए ना, खाद वगैरह, जिससे कि फसल ज़्यादा आने लग गई है। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में ये विकास तेजी से हुआ है। तो ये आज तो 5 साल हमको शांति से रहने को मिल जाए, कहीं कोई दंगा नहीं हो, तो अपने आप देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आप कल्पना नहीं करेंगे। ये बीच बीच में झटके लगते हैं ना, ख्याल में है ना। और एक जैन दर्शन तो अहिंसावादी दर्शन है। जितने भी कम से कम उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन में नेता थे, वे लोग भी सब अहिंसावादी लोग थे। इसीलिए उन्होंने सेना पर ज़्यादा खर्च करने की बात नहीं की थी और उन्होंने ज़्यादा बात देश के विकास पर, सड़कें बनाना, बांध बनाना, अनाज ज़्यादा, पहले वो चलते थे अनाज की क्रांति हुई, फिर हरित क्रांति उसे बोलते थे, फिर सफ़ेद क्रांति हुई माने दूध। मुझे याद है कि नेहरू जी अजमेर आए थे, मैं पारोली में हेडमास्टर था और ये सन 52-53 की बात है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, 54 में हुई शादी। तो 52-53 में मैं वहाँ हेडमास्टर था। तो अजमेर में वो आए, तो अजमेर के पास था वो, पास माने 100-150 किलोमीटर। तो मैं उसमें आया था, कांग्रेस का अधिवेशन था शांतिपुर। तो एक माणिक्यलाल वर्मा नेता थे कांग्रेस के ही, और उन्होंने खड़े होकर उस अधिवेशन में ये मांग की कि यहाँ पर गाड़ोरिया लोहार समझते हैं आप? क्या क्या होते हैं ये? जो महाराणा प्रताप के समय जो उनके सैनिक थे वो भी जंगलों में भाग गए थे महाराणा प्रताप के साथ, और फिर वो जंगलों में ही रहे। वो धीरे धीरे राज्य अकबर वगैरह का हो गया और राज्य अपने आप विकसित होने लग गया और वे जंगलवासी ही रह गए। 2-3 पीढ़ियों में वे सब आदिवासी जैसे हो गए, क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, व्यवस्था नहीं थी। तो वे लोग एक बैलगाड़ी रखते थे और बैलगाड़ी ही घूमते रहते थे। उन लोगों ने ये प्रतिज्ञा की थी कि हम मेवाड़ में तब बसेंगे आकर के कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे। अब आज़ाद तो हुए नहीं, महाराणा प्रताप वगैरह सब मर गए। अब वो जो राज हुआ, अब भारत जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने उन्हें समझाया। माणिक्यलाल वर्मा उनके मीडिएटर थे, यहाँ के नेता थे राजस्थान के। तो माणिक्यलाल वर्मा ने उनसे कहा कि तुम यहाँ बस जाओ, अब तो भारत आज़ाद हो गया है। उन्हें बहुत समझाया, उनके गांव बसाए,
उन्हें फ्री में ज़मीन दी, उन्हें मकान बना के दिए, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की। ये सारे काम उस वक्त नेहरू जी ने माणिकलाल वर्मा के नेतृत्व में इस राजस्थान में ये काम किए। राजस्थान में कई राज्य थे, अजमेर राज्य अलग था, जयपुर राज्य अलग था और कई अलग अलग थे। सब मिला करके एक राजस्थान बनाया गया और जयपुर उसको राजधानी बनाई गई। वो अजमेर जयपुर में ही शामिल हो गया। हरिभाऊ उपाध्याय वहाँ के मुख्यमंत्री थे पहले। तो वहाँ अजमेर में वो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनने कहा, माणिकलाल वर्मा ने, कि हम हमारे यहाँ से, क्योंकि ये बहुत गरीब एरिया है, एक गाड़ोइया लोहारों का एरिया है, इसलिए सारे टैक्स माफ किए जाएं, कोई टैक्स यहाँ से नहीं लगे। हरी सभा में ये मांग की। अब फिर नेहरू जी खड़े हुए, उनने जो जवाब दिया वो सुनाने के लिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। ये मैंने अपने कानों से सुना है, अपने आंखों से देखा है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कि आप कहते हो टैक्स माफ कर दें, तो टैक्स माफ करेंगे तो फिर सारा देश का विकास हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? टैक्स तो हर एक को देना ही पड़ेगा। एक गांव के में माफ करेंगे, दूसरे गांव वाले मांग करेंगे, धीरे धीरे सारे देश, सारे प्रांत मांग करेंगे, है ना? आपको राजस्थान का विकास करना है ना, तो आप हमें जितना टैक्स देते हैं उससे दुगना पैसा हम आपको विकास में देने को तैयार है ना। मान लीजिए आपके यहाँ से 50 करोड़ टैक्स आता है, तो 100 करोड़ रुपए मंजूर करते हैं, आप विकास करो। हम विकास कैसे करेंगे? विकास करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो आपको 100 करोड़ कैसे दोगे? वो जहाँ से, जैसे बम्बई है, वहाँ से बहुत टैक्स आता है। जैसे इनकम टैक्स है आधा सारे देश से, आधा बम्बई से। तो वो पैसा हमारे पास जो आएगा, हम उसमें से आपको पैसा देंगे। हम माफ़ी करने की बातें मत करो। ये बात आई। दूसरी बात कहा, जैसे आप कहते हैं कि देश के प्रत्येक बालक को कम से कम पाव भर दूध तो रोजीना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। तो बोले आप की मांग है ये कि पाव भर दूध तो हर एक को चाहिए। हम तो कहते हैं पाव भर से क्या होता है, कम से कम आधा किलो चाहिए, है ना? पाव भर सुबह और पाव भर शाम, दोनों टाइम आधा किलो दूध मिलना चाहिए। आपकी बात सबको बहुत अच्छी लगेगी और हमारी उससे दूनी अच्छी लगेगी, क्योंकि आप पाव भर कहते हैं और हम आधा किलो देने की बात कहते हैं। लेकिन दें कहाँ से? इसके लिए उस वक्त देश में जितनी भी जनता थी, 60 करोड़ थी शायद, कितनी थी, तो बोले 60 करोड़ जनता के लिए 30 करोड़ लीटर दूध चाहिए ना, तब तो सबको आधा आधा किलो दूध दिया जा सकता है। जब दूध ही पैदा नहीं होता है तो पहले हमें सब मेहनत करके सफ़ेद क्रांति माने दूध क्रांति करनी पड़ेगी और ये दूध पैदा करना पड़ेगा। तो फिर 1-1 किलो लेना ना सारे देश में। हम इतना दूध पैदा करें, इतनी गाय भैंसें पालें और उसकी तरह से, और दूध पैदा हो जाएगा तो फिर जिसको जितना चाहिए वो ले जाएगा ना, आधा किलो पाव भर क्यों। ऐसे हरित क्रांति के माध्यम से अनाज पैदा करें तो जिसको जितना चाहिए उसके वो अपने हिसाब से लेगा। तो विकास का एक तरीका है। और ये मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे जैसे लोग जो 16-17 वर्ष के होंगे, उनको भी वो उनकी बात अपील करती थी कि ये सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले हम पैदा तो करें, पहले हम मेहनत करके ये सब काम करके अनाज पैदा करें, दूध पैदा करें, कपड़े बनाएं, ये सब चीज़ें करें। ये हम मेहनत करेंगे तब ये सब काम होगा। तो आज़ादी का मतलब, जैसे अभी वो लड़का बता रहा था बाहर कि वो समझते थे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक बात और कह के मैं ये बात समाप्त करूँगा। नेहरू जी 1-2 लाख की सभा में भाषण दे रहे थे। एक महिला, बुढ़ी महिला करीब 80 वर्ष की खड़ी हुई और हाथ ऐसा करके बोली, बंद करो ये भाषण, बहुत सुन लिए ये भाषण तुम्हारे।
क्या तुमने कहा था कि देश को हम आज़ाद करेंगे, ये इसी का नाम आज़ादी है? कि ना खाने को अनाज है, ना पहनने को कपड़े हैं, कुछ नहीं है, और हमारी क्या हालत हो रही है, क्या इसी का नाम आज़ादी है? ऐसा भरी सभा में चिल्ला करके बोली। पुलिस दौड़ी उसके पास, उसे पकड़ने के लिए। नेहरू जी ने कहा नहीं रुको, बोलने दो। वो बोली, जितना बोलना था बोल करके रुकी। तो नेहरू जी ने जवाब दिया कि माँ, इसी का नाम आज़ादी है। पहले एक पुलिस का साधारण सिपाही आता था तो गांव के बड़े बड़े सरदार अपना घर छोड़ के भाग जाते थे, कोई सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। और आज एक 80 वर्ष की बुढ़िया, बिल्कुल गरीब, भरी सभा में देश के प्रधानमंत्री का कान पकड़ सकती है और कह सकती है क्या इसी का नाम आज़ादी है? बस मैं कहता हूं इसी का नाम आज़ादी है। अभी तो माँ यही आज़ादी मिली है, अभी तो हमको यही आज़ादी मिली है जो आपको प्राप्त हो गई है, आपने सिद्ध कर दिया है। अब हमें अनाज मिले, दूध मिले, कपड़ा मिले, ये सबके लिए हमें ये पैदा करना पड़ेंगे। दूध पैदा करना पड़ेगा, अनाज पैदा करना पड़ेगा, कपड़ा बनाना पड़ेगा, तब वो आर्थिक आज़ादी जिसे हम कहते हैं वो तो हम मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे आएगी। उन लोगों के थिंकिंग का क्या तरीका था और कैसे सेवाभावी लोग थे कि वो जो आदमी के जो ऐसा प्रश्न करता था बहुत गुस्से में होता था, वो भी पानी पानी हो जाता था। कि बात तो ठीक कहते हैं, अरे हम तो वितरण करने वाले हैं, पैदा करने वाले तो आप लोग किसान हो। अनाज पैदा किसान करेंगे, दूध पैदा ग्वाले करेंगे, जो भी गाय भैंस पालेंगे वो करेंगे, पैदा करने वाले तो आप लोग हो। जब तक आप लोग इस काम में आगे नहीं आएंगे हम आपको सहयोग देंगे। हम बैंक से आपको गायें दिलाएंगे, भैंसें दिलाएंगे, कर्जा दिलाएंगे, गाय भैंस के खरीदने के लिए भी कर्जा दिलाएंगे। क्या? और तुम उन्हें पालो, पर दूध बेचो, उसे कर्जा भी चुकाओ। ख्याल में आया ना? हमारा काम तो वितरण करने का है, तो हम समान रूप से वितरण करें। जितना देश में दूध पैदा हो, ऐसा नहीं हो कि कहीं तो हम भगवान के नाम पर ढोलते रहें ऊपर से दूध, सैकड़ों कल से डाल करके, और हमारे चरणों में है, कहीं गणेश जी पीते रहें, कहीं बाहुबली जी पीते रहें। क्यों हैं दूध? और कोई लोग दूध के बिना रह जाएं। हमारी कोशिश तो ये है कि यदि वो दूध जितना पैदा हुआ है उतना सारे देश के लोगों को बट के मिले, बच्चों को पहले मिले। हम तो वो व्यवस्था करने वाले लोग हैं। जितना अनाज पैदा हुआ है हमारे पास, हमने विदेशों से मंगाया है, और उसे हम समान रूप से वितरित कर दें, हर एक के पास पहुंच जाए। कोई आदमी भूखा नहीं मरे। तो हमारा काम तो वितरण करने का है, लेकिन माल होगा तब तो हम वितरण करेंगे, और उसके लिए आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम बांध बना रहे हैं। अब बांध बनाएंगे तो कुछ लोगों के खेत जाएंगे, क्योंकि खेतों को लेना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, क्योंकि बांध का पानी फैलता है सब तरह से। तब देश के विकास के काम होंगे तो हम किसानों की ज़मीनें भी लेने पड़ेंगी, उन्हें खर्चा भी देना पड़ेंगे, उनका विकास भी करना पड़ेगा। सड़कें बनाएंगे चौड़ी चौड़ी, तो भी हमारे खेतों में से ही तो निकालेंगे सड़कें, तो वो सब काम हमें करना पड़ेंगे। तो इस तरह के बातें थीं जो उनके पास थीं, और जो बहुत गंभीरता से वे लोग सोचते थे। आज तक हमारा देश निरंतर तरक्की करता रहा है, सभी लोगों का जिनका योगदान उसमें है। आज उन सबको याद करके उनको धन्यवाद देने का काम है, और आगे भविष्य में हम भी देश के लिए कुछ करें, और वो चीज़ उपलब्ध हो, तो ओवर चीज़ें हमारे पास हों, तो फिर हमें बंटवारे की इतनी बड़ी समस्या नहीं रहेगी। हर एक को जितना चाहिए उतना प्राप्त होगा, और निरंतर हमारा देश, यदि इस पर युद्ध नहीं थोपे जाएं, यदि आज फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, यदि आज फिर चाइना से हमारी लड़ाई हो जाए और 10-5 दिन चल जाए, उसमें ही पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी
और अपनी महीना 2 महीने में टूट जाएगी। टूटने की वाली कमर है, फिर हम उसी के उसी जगह पुरानी जगह पहुंच जाएंगे, फिर हम उसी तकलीफ में पड़ जाएंगे। हम अहिंसा, हमारी दृष्टि में सारे देश में अहिंसा का वातावरण रहे। जो लोग कि हमने जाके कश्मीर में फलाने स्ट्राइक कर दी, इतने लोगों को मार दिया, फलाने को इतना कर दिया, इसमें प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जो हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान है, और साथ में आखिर वे भी आदमी थे। इससे यदि युद्ध भड़क गया, यदि युद्ध भड़क गया तो लोग कहते हैं इतने आतंकवादी आए, उनने हमारे इतने लोगों को मार दिया। नहीं, कितनों को मार दिया? कि हजारों को मार दिया। हजारों को मारा ना, क्या बोल रहे हो आप? क्या चाहते थे, लाखों को मारे? नहीं, हमें नहीं चाहते थे। अब उन आतंकवादियों के पीछे हम कह दें अणुबम चला दें, फेंक दें, वो हम पे फेंक दे, तो एक दिन में कितने मरेंगे? गिन नहीं सकोगे आप, इतने मरेंगे, करोड़ों मरेंगे। और अकेले आदमी नहीं मरेंगे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब मरेंगे। आप कल्पना करते हो कि आप 2-4 आदमी मारे गए, आतंकवादियों ने मार दिया, इसके पीछे आप अणुबम चलाने की बात करते, युद्ध की बात करते हो? कि हम तो थोड़ी कहते हैं अणुबम चलाओ, हम तो वैसा ही। अरे भाई, दोनों के पास अणुबम है ना। जो हारने लगेगा तो वो इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं करेगा। क्या करेगा? फिर वो अनुभव चलाएगा। वो चलाएगा तो हम तो उसे बिल्कुल ही साफ कर देंगे। अच्छा, उनने राजस्थान साफ किया पूरा, और हमने पूरा पाकिस्तान साफ कर दिया। हमारा हिंदुस्तान तो बचा रहा ना कितना, लेकिन राजस्थान तो चला गया ना। राजस्थान में करोड़ों लोग हैं ना, जितना पाकिस्तान का हिस्सा है उतना हिंदुस्तान तो चला ही गया ना, और उसमें हमारा नंबर हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये युद्ध नहीं भड़के तो ये देश, हर देश निरंतर तरक्की करेगा करेगा करेगा। जिसे आज की तरक्की हम कहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। युद्ध का वातावरण हम नहीं बनने दें, अहिंसा के वातावरण को बनाएं। ये हमारा सबसे बड़ा योगदान इस देश के लिए होगा। स्वतंत्रता दिवस को स्वतंत्रता कायम रखने के लिए ये सबसे बड़ी चीज है।